हेलो। मैं सतीश कुमार यादव, रिसर्च स्कॉलर, RSKD PG कॉलेज जौनपुर, आप लोगों के समक्ष UGC नेट JRF का पुराना पेपर लेके आया हूँ। साल पर शुरुआत से करते हैं। सबसे पहले 2004 से शुरुआत करते हैं। ये दिसंबर 2004 में हुआ था पेपर और इसमें 50 क्वेश्चन है। देखिए ओरिजिनल पेपर है दिसंबर 2004 का। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और इसमें मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा उसका। आप लोग चाहे नोट भी कर सकते हैं, आंसर बना सकते हैं। तो पहला है आपका क्वेश्चन, छोटी पर्वतीय झीलों को विशेषतः उन्हें जो सर्क बेसिन के पीछे भाग में या पृष्ठ भाग में पथरीले पदार्थों के पीछे बनती हैं कहा जाता है। तो ऐसी झीलों को कहा जाता है टार्न। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी क्रिया के स्थानीयकरण के संबंध में निम्नलिखित संयोजन या निम्न में से कौन संयोजन सही है। तो जहाँ देखिए यानी डी वाले में देखिए समुद्र नितल प्रसरण है, अधः पचन सीमाएं हैं और उष्ण स्थल, ये तीनों जहाँ पे हैं यानी तीनों जो ऑप्शन में है डी में ही है। इसका अर्थ यह है कि दूसरा का आंसर हो जाएगा डी। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर। दिए गए संकेतकों में से अपना उत्तर चुनिए। तो कथन ए है, स्थल रूपों की जटिलता सरलता की अपेक्षा अधिक मिलती है। बिल्कुल सही बात है, स्थल रूपों की जो जटिलता है सरलता की अपेक्षा अधिक मिलती ही है। और दूसरा कारण आर दिया है, उसमें है कि स्थल रूपों के उद्भव में संरचना की प्रमुख भूमिका होती है। तो संरचना की प्रमुख भूमिका होती है, ये भी सही है। और इसमें जो आंसर सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा, यानी ए आर सही है, लेकिन आर आंशिक स्पष्टीकरण है क्योंकि असल रूप ही केवल संरचना में की भूमिका में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए यानी क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, ए लोयस किससे बनता है, पवन निर्मित स्थल रूप है, यानी ए का हो जाएगा दूसरा, बी और सी दोनों में दूसरा है। बी का देख लेते हैं, स्पिट, जो स्पिट समुद्र तलीय स्थल रूप है, समुद्र तटीय स्थल रूप, तो बी का हो जाएगा चौथा, बी का चौथा, यानी 2 में है, बी सी दोनों में है। देखिए सी हो आउटवाश प्लेन, यानी सी का हो जाएगा पहला, इसका मतलब सी का पहला केवल 3 में है, तो हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। और प्राकृतिक तटबंध जलीय स्थल रूप हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा सी। और 5वां देख ले, प्लेट विवर्तन की प्रतिगामी सीमाओं की विशेषता है, जो प्रतिगामी सीमाएं हैं, तो प्रतिगामी सीमाओं की विशेषता है समुद्र नितल प्रसरण, यानी 5 का आंसर हो जाएगा बी, समुद्र नितल प्रसरण। अब देखिए, वायुमंडल संस्तरों के क्रम के संबंध में निम्न में से कौन सही है। तो इसका देखिए, तो इसका जो आंसर सही है इसमें दिख रहा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 6 का सी हो जाएगा। और 7वां देखते हैं, सर्वोच्च माध्य तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं, तो इसको तापीय भूमध्य रेखा कहते हैं। ये ध्यान से रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सर्वोच्च माध्य तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को तापीय भूमध्य रेखा कहते हैं। अब उपोष्ण जेट स्ट्रीम की ऊंचाई है, यहाँ उपोष्ण पूछा है, ये आपको ध्यान में रखना है, उष्ण नहीं पूछा है। तो उपोष्ण जेट स्ट्रीम की ऊंचाई जो हो जाएगी वो 7100 से 9100 मीटर, यानी 7100 मीटर से 9100 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं, अंध महासागरी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी को कहते हैं। तो अंध महासागरी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी को अजोर्स उच्च कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है,
इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा, अजोर्स उच्च। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले देख सकते हैं पॉज करके अगर पेपर देखना चाहें तो। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिविष्ट वाताग्र बनता है। तो अधिविष्ट वाताग्र, इसमें देखिए आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन अधिविष्ट वाताग्र तब बनेगा जब शीतल जो वायु है वो पूरी तरह से उष्ण वायु को ऊपर उठा दे। अर्थात यही होता है शीत वाताग्र में। शीत वाताग्र निर्माण तब होता है जब उष्ण वायु को शीत वायु ऊपर उठा देती है, तो शीत वाताग्र बन जाता है। अधिविष्ट वाताग्र में थोड़ा से अंतर, एकदम धरातल थोड़ा अंतर होता है। ये अंतर ये होता है कि धरातल से पूरी तरह से संपर्क समाप्त हो जाता है, उष्ण वायु का पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि इसका जो सही आंसर होगा वो शीत वाताग्र में होगा, क्योंकि और उष्ण वाताग्र में होगा ऐसा नहीं, क्योंकि उष्ण वाताग्र से कोई मतलब नहीं है। अधिविष्ट वाताग्र शीत वाताग्र की तरफ ही बढ़े, पहले शीत वाताग्र बनेगा फिर अधिविष्ट वाताग्र की स्थिति आएगी। और सी जो आंसर दिया है उसमें दिया है कि जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र के ऊपर जाता है, तो शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र के ऊपर कभी जाता ही नहीं है। हमेशा देख लीजिए आप लोग, शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र के ऊपर नहीं, उष्ण वाताग्र जाता है ऊपर। जब दोनों वाताग्र समाप्त हो जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, दोनों वाताग्र समाप्त हो जाते हैं, तो सही आंसर जो हो जाएगा इसमें 10 का ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 है, क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कूट से अपने उत्तर चुनिए। तो कथन ए है कि जल परासरण प्रक्रिया पौधों को मृदा से घोल रूप में तत्वों का शोषण करने में मदद करती है। ठीक है, और कारण दिया गया है कि सभी तत्व प्रथमतः मृदा में एकत्रित होते हैं। देखिए दोनों सही है, और इसका सही स्पष्टीकरण भी है इसका, क्योंकि यहाँ पे सभी तत्व प्रथमतः मृदा में, प्रथमतः सभी तत्व एकत्रित होते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी में जिस चीज़ की कमी होती है, हम एक्स्ट्रा कुछ का उगाना चाहते हैं तो कृत्रिम खाद का प्रयोग करते हैं। जैसे जो मिट्टी धान के लायक है, जो मिट्टी गेहूं के लायक है, अगर उसमें हम कुछ और उगाना चाहेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से अन्य खाद की भी आवश्यकता होगी, जो उस पौधे के लिए, उस फसल के लिए आवश्यक होगी। तो प्रथमतः मृदा में एकत्रित होते ही हैं, तो ये ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि आपको मिलाना है सूची फर्स्ट को सूची से सेकंड से। तो यहाँ पे देखिए समुद्री बायोम फाइटोप्लैंक्टन से आप मिला दीजिए, यानी ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा एक ही में है, आंसर ए सही हो जाएगा। और हम लोग मिला लेते हैं, टैगा बायोम है आपका बोरियल 1, और भूमध्य सागरीय बायोम है स्क्लेरोफिल इकोसिस्टम, और डी है उष्णकटिबंधीय बायोम। उष्णकटिबंधीय बायोम का हो जाएगा मानसून पतझड़ वन, यानी डी का पहला, इसका आंसर सही हो जाएगा ए। निम्न में से कौन महासागरीय नितल की भू संरचना का सही क्रम है? तो ये टोपोग्राफी कुछ दिया है, तो इसमें जो सही आंसर होगा पहले हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न तट, जो 2 में है, बी और सी में। फिर उसके बाद देखिए वितल मैदान दे दिया है बी वाले में, तो वो गलत हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा आंसर। मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय उभार और वितल मैदान, जिसे अगाध सागरीय मैदान भी कहते हैं। तो 13 का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता में कमी के लिए निम्न में से कौन कारक सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी है? आवास का विनाश, आनुवांशिक आत्मसातीकरण, नाशक जीवों का नियंत्रण, परभक्षियों का नियंत्रण। तो इसका सबसे जो सही आंसर है इसमें है आवास का विनाश। आवास का विनाश ये सही आंसर हो जाएगा आपका जैव विविधता की कमी के लिए। इकोसिस्टम शब्द प्रस्तुत किसने किया था? ये सब लोग जानते ही हैं, ए जी टांसले ने किया था 1935 में। तो इसका
आंसर ए हो जाएगा 16। भौगोलिक धुरी का सिद्धांत, भौगोलिक धुरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो भौगोलिक धुरी का सिद्धांत H.J. मैकेंडर ने दिया था। ए का चौथा हो जाएगा, ए का चौथा एक ही में है, अर्थात आंसर सी सही हो जाएगा। हम लोग मिला लेते हैं। आगे बी का तीसरा यानी कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सलिस सेबास्टिन मॉन्स्टर और मॉर्फोलॉजी डेर बेरफ्लॉसे दिया है, यानी सी का हो जाएगा आपका दूसरा जीन ब्रून्स। और जियोग्राफी ह्यूमन डी का हो जाएगा, डी का पहला इसमें कुछ गलती मैं बता दिया क्या। डी का हो जाएगा पहला यानी ज्योग्राफी ह्यूमन जीन ब्रून्स का हो जाएगा, यानी सी आंसर सही होगा। और सी का हो जाएगा दूसरा यानी मॉर्फोलॉजी डेर एरडोबेरफ्लासे, ये पेंग का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की गई थी, कॉस्मोग्राफी शब्द की जो रचना की गई थी वो हम्बोल्ट द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। नियतिवादी द्वारा प्रतिपादित होता है या नियतिवाद द्वारा प्रतिपादित होता है तो प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव मानव केंद्रित, गलत हो जाएगा। इतिहास और प्रकृति परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी, गलत हो जाएगा। तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, ये भी गलत। इसका अर्थ ही 18 का ये सही हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच भौगोलिक द्वैत को कहते हैं। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच जो द्वैत होता है वो द्वैतवाद ही कहलाता है। इसका आंसर 19 का सी सही हो जाएगा। 20वां आंसर देखते हैं, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य और प्रादेशिक भूगोल को किसने पृथक रूप में पहचाना है? तो पृथक रूप में जो पहचान वान रिस्थोफेन, तो वान रिस्थोफेन हो जाएगा। जो सामान्य प्रादेशिक वो किसने पृथक रूप, इसका सही आंसर हो जाएगा वान रिस्थोफेन। 20 का 21 देखते हैं। मेगालोपोलिस या विश्व नगरी शब्द की रचना किसने की है? तो जीन गार्टमैन ने की है इसकी रचना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बाजारपल्ली, इसमें बाजारपल्ली को मिलाना है, यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ऐड भी कट गई। तो बाजारपल्ली और इधर प्रादेशिक राजधानी नगर और जिला नगर और नगरी केंद्र। तो बाजारपल्ली जो हो जाएगा वो सबसे कम दूरी पे होगा, यानी 7 किलोमीटर दूर, ये इसमें सबसे कम दूरी है। यानी बाजारपल्ली जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 किलोमीटर। ठीक है, बाजारपल्ली कितने किलोमीटर हो जाएगा? 7 किलोमीटर हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा आपका जैसे प्रादेशिक राजधानी नगर, यानी जो प्रादेशिक राजधानी नगर की बात कर दिया है तो वो देखिए 186 किलोमीटर दूर हो जाएगा। ठीक है, 186 किलोमीटर दूर हो जाएगा। और अगला है जिला नगर जो हो जाएगा आपका पहला, इसमें होगा 36 किलोमीटर दूर जिला नगर। ठीक है, 36 किलोमीटर दूर। और नगर केंद्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है अगर हम नगर से केंद्र की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो बाजारपल्ली पहले हो जाएगा 7 किलोमीटर दूर, फिर उसके बाद नगर केंद्र हो जाएगा 12 किलोमीटर दूर, फिर उसके बाद जिला नगर हो जाएगा 36 किलोमीटर दूर और प्रादेशिक राजधानी नगर सबसे दूर हो जाएगा 186 किलोमीटर दूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का चौथा। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। भारतीय जनगणना में बस्तियों के नगरीय वर्गीकरण में निम्न में से कौन अनुपस्थित है? जनसंख्या का आकार, जनसंख्या घनत्व,
पुरुष श्रमिकों की भागीदारी की अधिकता और कार्य। तो भारतीय जनगणना में बस्तियों का नगरीकरण के वर्गीकरण में, बस्तियों का जो नगरीकरण का वर्गीकरण किया जाता है उसमें कौन अनुपस्थित है? कार्य तो होता ही है, जनसंख्या घनत्व भी होता है, जनसंख्या का आकार भी देखा जाता है, इसका पुरुष श्रमिकों की भागीदारी और अधिकता, यही आपको जो है सब शामिल नहीं किया गया है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा सी। भारतीय जनगणना आंकड़ों के अनुसार सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? तो 180 दिन, अगर पूरे वर्ष में 180 दिन से कम काम मिल रहा है तो इसमें 180 दिन से कम व्यक्ति वाला दिया है, बी वाला आंसर। साल में 180 दिन से कम काम करने वाला व्यक्ति यानी 24 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। निम्न में से किसके साथ रैंक साइज रूल संबद्ध है? तो बहुत ही फेमस है इसमें। तो रैंक साइज रूल जो संबंधित है वो नगरीय बस्ती से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, नगरीय बस्ती से संबंधित है। देखिए यहाँ पे ग्रामीण भी बस्ती दे दिया था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान है। जीके जिफ्का महोदय का था रैंक साइज रूल, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है वेबर का वस्तु सूचक बताता है। वेबर का वस्तु सूचक बताता है। तो वेबर का वो जो वस्तु सूचक है, देखिए कच्चे वस्तु की लागत, तैयार वस्तु की लागत, कच्चे वस्तु का वजन, तैयार वस्तु का वजन। तो ये कच्चे वस्तु की वजन की बात करते हैं ये वेबर महोदय, तैयार वस्तु की वजन की बात करते हैं, 0 और 1 के बीच में वेरी करता है जो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 का मतलब इसका 26 का डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। वेबर का सिद्धांत यातायात लागत पर आधारित है, ठीक है, परंतु यह बात छोड़ देता है कि वस्तु दर हमेशा दूरी के प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है। तो वेबर का सिद्धांत यातायात लागत पर आधारित है, ये तो सही है भाई, यहाँ तक तो सही है, परंतु यह बात छोड़ देता है कि वस्तु दर हमेशा दूरी के प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है, दूरी के प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है, ठीक है, ये छोड़ता नहीं है। अगला कारण देखते हैं हम लोग, वस्तु दर कच्चा पदार्थ और तैयार वस्तु के समान नहीं होती है। वस्तु दर कच्चा पदार्थ और तैयार वस्तु के समान, हाँ एकदम सही है, बिल्कुल सही है। अलग अलग उसकी वैल्यू होती है। कच्चा पदार्थ है उसका भार ज़्यादा रहेगा, और क्योंकि भाड़ा भी बढ़ता जाएगा जितना भार ज़्यादा रहेगा, उस सिद्धांत के अनुसार भी है ये। तो देखते हैं, ये कारण तो आर सही हो, बिल्कुल सही हो गया है, एकदम कंफर्म है। और कथन जो है वेबर का सिद्धांत यातायात लागत पर आधारित है, यहाँ तो सही है, परंतु यह बात छोड़ देता है कि वस्तु दर हमेशा दूरी के प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है। तो ये छोड़ता नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए 27 का जो आंसर होना चाहिए कि ए गलत है और आर सही है, यानी डी आंसर इसका होना चाहिए। 27 का डी आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग भी देख के बता सकते हैं क्या है। अगला है 28वां क्वेश्चन, 28 देखते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर पद्धति के जो प्रतिपादक है रफ़ीउल्लाह साहब हैं। तो रफ़ीउल्लाह हो जाएगा इनका। मैक्सिमम डिस्टेंस थ्योरी या मैक्सिमम डिस्टेंस पद्धति इसके आयर हैं, ठीक है। फसल एवं पशु संयोजन पद्धति या फसल एवं पशु संयोग इसके वीवर हैं। और लॉरेंज कर्व का उपयोग कोपैक ने सर्वप्रथम किया था। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी ए, सामने सामने जो है मिला सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 29। इनमें से कौन प्रादेशिक अवसंरचना का तत्व नहीं है? तो इसमें देखिए प्रादेशिक अवसंरचना का तत्व जो नहीं है
सड़कें, नहरें, संचार लाइनें, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। तो इसका आंसर जो है क्या हो सकता है? प्रादेशिक अवसंरचना, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रादेशिक अवसंरचना का तत्व नहीं है। इसमें जो आंसर हो सकता है नहीं है। तो सड़कें तो हैं, सड़कें हैं, नहरें हैं, मूलभूत आवश्यकता सड़कें हैं, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होती है भाई सड़कों से, नहरों से। संचार लाइनें हैं, वो भी मूलभूत आवश्यकता ही है। ये आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल। केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र, केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र, केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, फिर भी आप लोग देख के बता सकते हैं क्या आंसर, इसका सही आंसर क्या है इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए वान थ्यूनेन रहना चाहिए, यहाँ वान थायरन दिया है। आप वान थ्यूनेन समझिए इसको। वान थ्यूनेन के प्रतिमान में हर पेटी उस कृषि उत्पादन में विशेषता प्राप्त करती है जिसके लिए वह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, और इसका कारण भी बिल्कुल सही है, अलग अलग विशेषता की है पेटियाँ अलग अलग, तो जिसके लिए वो सबसे उपयुक्त है उसके कहा भी जाता है। तो ये कथन तो सही है पूरी तरह से। वान थ्यूनेन या थ्यूनेन्स पढ़िएगा आप लोग। यान थ्यूनेन विभिन्न कृषि उद्यम और पशु संयोग का विचार नहीं किया जाता है। वान थ्यूनेन ने विभिन्न कृषि उद्यम और पशु संयोग का विचार नहीं किया है, ये बिल्कुल गलत है। किया है उन्होंने पशु और फसल दोनों का, बल्कि उन्होंने यहाँ तक पशु का यूज किया कि परिवहन के लिए घोड़ा गाड़ी। तो ये गलत हो जाएगा, कथन ए सही है, आर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 30 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 31। निम्न में से कौन सांस्कृतिक आत्मसातीकरण के लिए सबसे अधिक बाधक है? सबसे अधिक बाधक है धार्मिक संरचना, आर्थिक संरचना, भाषाई संरचना, नृजाति गठन। तो सबसे ज़्यादा बाधक है तो भाषाई संरचना। हम किसी से मिलते जुलते हैं तो अगर हम उसकी भाषा को नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ी बाधक है उनके कांटेक्ट करने में, उनकी बातों को समझने में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सबसे सही वो हो जाएगा भाषाई संरचना। और देखिए सेम उसी तरह से क्वेश्चन इससे आधारित भी पूछ दिया। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो वो भाषा ही था। देखिए ये भाषा के आधार पे डिवीज़न भी हुआ था 1956 में राज्यों का। आप लोग देख लीजिए भाषा का इम्पोर्टेंस क्या है। मैकाइंडर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम क्या है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, हृदय स्थल सिद्धांत। ठीक है, हृदय स्थल सिद्धांत है। फिर अगला, भूसामरिक परिकल्पना में किसने रिमलैंड शब्द का प्रयोग किया था? तो स्पाइकमैन जो है रिमलैंड शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है, तो स्पाइकमैन यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कि यहाँ देखो इंग्लिश वाले सब देख सकते हैं, इंग्लिश वाला पेपर लाइट ऑन है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्न आदिवासी समूहों में से कौन समूह उत्तर पूर्व के एक ही राज्य में सीमित है? तो उत्तर पूर्व के राज्य गारो खासी जयंती आप देख रहे हैं वहाँ पे, तो यहाँ गारो खासी दिया, आराम से हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा, 35 का बी। और 36 देख लीजिए, स्प्रेड एवं बैकवाश इफेक्ट की संकल्पना किसने प्रचलित की थी? गुरनार मेंडल। सच रट लीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। स्प्रेड एवं बैकवाश इफेक्ट की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो गुरनार मेंडल इसका आंसर हो जाएगा। और 37 क्वेश्चन देख लीजिए, भारत को नियोजन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयास किसने किया था? तो भारत को नियोजन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयास देखिए नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन नटमो ने किया था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इसने भी किया था। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। इसको डिलीट करना पड़ेगा, यूजीसी को डिलीट किया होगा ये जरूर। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, ए और बी। जिसने ए और बी लगाया होगा उसका आंसर सही किया गया होगा, डिलीट नहीं हुआ होगा। तो
तो दोनों आंसर इसका सही है, 37 का A + B। तो 38 क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित कथन निम्न विकसित देशों में क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों की व्याख्या करते हैं। नीचे दिए गए कोड में से सही समुच्चय बताइए। तो देखिए, कह रहा है कि निम्न विकसित देशों में क्षेत्रीय असंतुलन का कारण क्या है। ठीक है, तो पहला है कि संसाधनों के वृत्तिदान में क्षेत्रीय विभिन्नता। ठीक है, संसाधन में क्षेत्रीय विभिन्नता है। और दूसरा है आपका उद्योग विकास के स्तरों में विषमता, उद्योग विकास के स्तरों में विषमता। और तीसरा है भूभौतिक अभिलक्षणों में विषमता। और चौथा है निरूपित नगरीय क्रमिकता। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इसका मतलब जो संसाधन में विभिन्नता है ये भी है, और उद्योग विकास के स्तरों में विषमता ये भी सही है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा A और B सही है। 38 का A और B सही, इसका आंसर B हो जाएगा। और 39 देखते हैं, इंग्लिश में है, आप लोग देख सकते हैं जिसको देखना है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है बस्ती श्रेणीबद्धता। तो बस्ती श्रेणीबद्धता आप लोग सब लोग जानते हैं। बस्ती श्रेणीबद्धता में इसमें है आपका W क्रिस्टालर। ठीक है, फिर दूसरा है, देखिए आप क्षेत्रीय विश्लेषण वाल्टर आइजार्ड, ये भी है। यानी पहला है विकास ध्रुव सिद्धांत, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पेरॉक्स का है, पेरोक्स दिया है यहाँ पे, यानी विकास ध्रुव सिद्धांत पेरॉक्स का है। और आर्थिक वृद्धि अवस्था जो है ये W रोस्टो का है। तो ये हो जाएगा, यानी A का पहला, B का दूसरा, यानी C आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन A कहा गया है, दूसरे को कारण R। दिए गए कथनों में से अपना उत्तर चुनिए। तो कथन A में है कि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पकाल में संतुलित क्षेत्रीय विकास की रणनीतियां निश्चित रूप से तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त करती हैं। कह रहा है, कथन जो दिया है कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पकाल में संतुलित क्षेत्रीय विकास की जो रणनीतियां हैं निश्चित रूप से तीव्र आर्थिक वृद्धि नहीं प्राप्त करती। बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय स्तर पर इतनी जल्दी जो है संतुलित आर्थिक विकास की नीतियाँ बहुत जल्दी से आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहीं कर सकती हैं, उसमें काफ़ी समय लगता है। तो ये बिल्कुल सही एक कथन है। और दूसरा कारण देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आर्थिक विकास की रणनीतियाँ आर्थिक सामर्थ्य के अभिलक्षणों पर आधारित होती हैं, न कि प्रादेशिक संतुलन के अभिलक्षणों पर। बिल्कुल सही है, ये भी क्वेश्चन कारण भी सही है। इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर हो जाएगा, और व्याख्या भी कर रहा है, एकदम स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहा है, तो ये और आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। इसका 40 का A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष के किस राज्य में उच्चतम प्रतिशत तालाब सिंचाई है? तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन करता है? तो अभ्रक उत्पादन करता है, ये 2004 का है। आप नया अपडेट कर सकते हैं कि ये 2004 का पेपर है, इस समय कौन सा है, इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। अब देखिए इसी तरह से 43 क्वेश्चन है कि 2001 का जो परसेंटेज दिया है अर्बनाइजेशन का, इसका कोई मतलब नहीं है। अब 2011 से मतलब है, आप लोग उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये इंग्लिश में हिंदी में देख लेते हैं। तो निम्न में से, देखिए अगला 44 नंबर, निम्न में से भूस्खलन आवृत्ति अधिक है? तो हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा जो दिया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो
भूस्खलन होता है वो हिमालयी क्षेत्र में होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी 44 का जो आंसर हो जाएगा ए। 44 का जो आंसर हो जाएगा ए हिमालय। और 45 देखते हैं, निम्न में से कौन से शहरों में इस्पात उद्योग अवलंबित है? तो भोपाल, कोयम्बटूर, हैदराबाद, हॉस्पेट। तो हॉस्पेट में देखिए, हॉस्पेट में कोयम्बटूर, हाँ हॉस्पेट, इसका आंसर सही हो जाएगा हॉस्पेट। 45 का डी आंसर हो जाएगा हॉस्पेट, इस्पात उद्योग अवलंबित है हॉस्पेट। तो अगला क्वेश्चन है 46, दो चरों के बीच से संबंध मापने के लिए उपयुक्त तकनीकी कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लैरेंज वक्र, लोकेशन क्वोटिएंट, कार्ल पियर्सन सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कार्ल पियर्सन सहसंबंध। 47 क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे जिलों में जहां 25,000 परिवारों से 1,000 परिवारों को प्रतिदर्श चुनना हो, 25,000 परिवारों से 1,000 परिवारों का प्रतिदर्श चुनना हो, वहां परिवार नियोजन सर्वेक्षण हेतु निम्न में से कौन प्रतिदर्श विधि उपयुक्त होती है? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्तरित प्रतिदर्श हो जाएगा, संस्तरित प्रतिदर्श, यानी 47 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48 क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में कौन वितरणों के परीक्षण के लिए सही नहीं है? काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में निम्न में से कौन वितरणों के परीक्षण के लिए सही नहीं है? कौन सही नहीं है इसमें देखना है। 3 ऑप्शन सही हैं। तो पहला दिया है आंकड़े आवृत्ति के रूप में होने चाहिए, बिल्कुल सही है ये। और दूसरा है गिनी गई संख्याएं 20 से अधिक न हो, ये भी सही है। और अपेक्षित आवृत्तियाँ 5 से कम न हो, ये भी सही है। इसका अर्थ ये है कि 48 का डी हो जाएगा। प्रेक्षण स्वतंत्र होने चाहिए, प्रेक्षण स्वतंत्र नहीं होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये है सही नहीं है, प्रेक्षण स्वतंत्र होने चाहिए, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट में जो परीक्षण होता है उसमें ये नहीं होना चाहिए, प्रेक्षण स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, GIS बहुभुज में पॉलीगॉन का अर्थ है? पॉलीगॉन जिसे सदिश भी कहते हैं, बहुभुज भी कहते हैं, तो उसमें GIS बहुभुज का अर्थ जो है वो है आपका 3D स्पेस का समरूपी प्रदर्शन, 3D स्पेस का समरूपी प्रदर्शन, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 49 का ए। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2004 का, दिसंबर 2004 का लास्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने के लिए। तो यहाँ माध्य है यानी मीन, माध्य क्या किससे मिला देंगे आप लोग? माध्य यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की प्रमाप, यानी ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा बी में है, एक ही में है ही, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वैसे हम लोग मिला लेते हैं पूरा। आवृत्ति वक्र जो है चौथा, यानी ग्राफी प्रदर्शन। और प्रधान घटक हो जाएगा यहाँ पे, प्रधान घटक। ठीक है, प्रधान घटक का इसमें हो जाएगा यानी पहला संयुक्त संकेतक प्रधान घटक का क्या हो जाएगा? वही आंसर था ना, तो सी का पहला संयुक्त संकेतक। गुड। फिर उसके बाद संयोजक मैट्रिक्स का हो जाएगा नेटवर्क विश्लेषण, डी का तीसरा। तो इस तरह से हम लोग पूरा क्वेश्चन देख चुके हैं 2004 का। फिर उसके बाद अगला, इससे आगे हम लोग चलेंगे। ओके, धन्यवाद।